आगरा कैश कांड में आईटी की कार्रवाई जारी। जूता कारोबारियों के ठिकाने पर रेड चौथे दिन भी जारी है। आईटी रेड में 60 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त हो चुका है। छापेमारी में गोल्ड और डायमंड की घड़ियां भी बरामद हुई हैं। आयकर विभाग ने कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। तो देखिए, जूता कारोबारी के घर से जिस तरीके से कैश की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में अब यह आंकड़ा 60 करोड़ के पार हो चुका है। आईटी की रेड में 60 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। आईटी ने कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। डायमंड की वॉचेस भी हैं। जूता कारोबारी के ठिकानों पर रेड लगातार जारी है। चौथा दिन हो चुका है। 60 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त हो चुका है। जूता कारोबारी के ठिकाने पर ये रेड की तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। आगरा कैश कांड जो कि लगातार सुर्खियों में है। इसी आगरा कैश कांड की अगर बात करते हैं तो देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि वहां पर जो कैश का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और 60 करोड़ से ज्यादा कैश। पलक, बिल्कुल, दरअसल जूतों में पर्ची सिस्टम से करोड़ों की काली कमाई, इसका खुलासा हुआ है। और ये पर्ची सिस्टम होता क्या है? दरअसल आगरा में कुटीर और घरेलू उद्योग के कारोबार में पर्ची सिस्टम से व्यवसाय होता है। जूता बनाने वाले मटेरियल के बदले फैक्ट्री से कारोबारियों को भुगतान के लिए पर्ची मिलती है। मान लीजिए किसी कारीगर को 5,000 की पर्ची मिली है। भुगतान जल्दी लेने के लिए वो किसी दूसरे व्यक्ति को ये पर्ची 4800 में बेच देगा या 4500 में बेच देगा। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है, पर्ची सिस्टम इसको कहते हैं। और इसी से करोड़ों की काली कमाई हुई है। कारोबारियों के पास से 100 करोड़ रुपए नकद इसमें बरामद हुए हैं। ऐसे विभाग ने बरामदगी नकदी की अधिकृत जानकारी फिलहाल नहीं दी है। हर मिलाप ट्रेडर्स को आगरा के जूता कारोबार में पर्ची किंग माना जाता है। आयकर की कार्रवाई में पर्ची सिस्टम के काले कारोबार का खुलासा हुआ है और ये जानकारी मिली है कि ये जो हर मिलाप ट्रेडर्स है वो पर्ची किंग है। दरअसल आगरा का जूता कारोबार का सालाना टर्नओवर करीब 10,000 करोड़ का है। यहाँ पर 150 निर्यात इकाइयां और 5,000 घरेलू फैक्ट्रियां हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग इस रोजगार से जुड़े हैं। वहीं करीब 1 लाख लोगों को भुगतान पर्ची से किया जाता है। इसमें किसी को पहले रकम की जरूरत हो तो ये कारोबारी कमीशन काटकर उन्हें नगद दे देते हैं और ऐसे में पर्ची कारोबार कमीशन के जरिए बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। और अब आयकर विभाग पर्ची जारी करने वाली कंपनियों से भी पूछताछ कर सकती है। तो अब इसमें जो जांच का दायरा है, पूछताछ का दायरा है, वो पूजा बढ़ने वाला है। देखिए, जाहिर तौर पर जूता कारोबारी के ठिकानों पर रेड जारी है और जैसा पलक ने जिक्र किया, पर्ची सिस्टम किस तरीके से वहां पर जो छोटे कारोबारी हैं वो पर्ची सिस्टम के जरिए काली कमाई करते हैं। और इसी मामले में लगातार आप देख रहे हैं कि फिलहाल जो कार्रवाई है वो चल रही है। और आगरा में आईटी की रेड में ज़रा सोचिए कि जो आंकड़ा है वो लगातार 60 करोड़ कैश जब्त का हो चुका है। पहले कल रात तक भी ये आंकड़ा 50 करोड़ तक का था, लेकिन अब और बढ़ चुका है और ये आंकड़ा 60 करोड़ का हो चुका है। 60 करोड़ रुपया कैश जब्त हुआ है और बाकी कुछ कागजात हैं, महंगी महंगी घड़ियां हैं। आगे बढ़ेंगे। यूपी के सीएम योगी आज करेंगे जनसभाएं। सुबह 10:30 बजे होनी है। श्रावस्ती में संबोधित करने वाले हैं। सुबह 11:50 पर संबोधित करेंगे सीएम योगी डुमरियागंज में जनसभा को। इसके बाद सीएम योगी दोपहर 1 बजे संत कबीर नगर में जनसभा को करने वाले हैं संबोधित। दोपहर 2 बजे बस्ती में करेंगे जनसभा को संबोधित। 3:25 पर आजमगढ़ में सीएम योगी की होगी जनसभा और 5:30 बजे वाराणसी में महिला सम्मेलन होगा। वहां पर शिरकत करते हुए आएंगे सीएम योगी नजर। तो आज सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैली उत्तर प्रदेश में रहने वाली है। अलग अलग इलाकों में जनसभा को करने वाले हैं संबोधित। इसके अलावा महिला सम्मेलन वाराणसी में होगा, वहां पर भी शिरकत करते हुए आएंगे नजर। तो 1 बजे पहुंचेंगे संत कबीर नगर, वहां पर करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए दोपहर 2 बजे बस्ती में नजर आने वाले हैं सीएम योगी। आज ताबड़तोड़ रैलियां जनसभाएं करने वाले हैं और यहाँ पर कैसे वो विपक्ष को घेरते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीएम योगी जितने भी अभी दौरे कर रहे हैं, जिन जिन राज्यों में सीएम योगी जा रहे हैं, वहां पर कांग्रेस को, राहुल गांधी को, इंडी गठबंधन को जमकर आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आज होनी है यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां, बैक टू बैक कई रैलियां और सम्मेलन जिसमें शिरकत करने वाले हैं सीएम योगी। सुबह 10:30 बजे से शुरुआत होगी श्रावस्ती से, जहां पर जनसभा होगी और उसके बाद 11:50 पर डुमरियागंज में होगी जनसभा। 1 बजे होगी संत कबीर नगर में, वहां पर करेंगे संबोधित। तो बैक टू बैक सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ रैली करते हुए नजर आएंगे और जनसभा के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो सुबह 11:50 पर डुमरियागंज में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। संत कबीर नगर में 1 बजे जनसभा संबोधित करेंगे। 2 बजे बस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। तो उत्तर प्रदेश में बैक टू बैक आज सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा। छठे फेज को लेकर देखिए, अब बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीते दिन की अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद थे। तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश के बुलडोजर से
गठबंधन घबराया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये स्टेटमेंट दिया और साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। भतीजे प्रज्वल से कुमारस्वामी की अपील, कहा भारत लौट आओ, चोर पुलिस का खेल कब तक चलेगा। प्रज्वल को 48 घंटे के अंदर सरेंडर करने को कहा है। तो देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद से लगातार प्रज्वल रेवन्ना विदेश गए हुए हैं और उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही, छापेमारी की जा रही है। तो इधर भतीजे प्रज्वल से कुमारस्वामी ने अपील की है, कहा है कि भारत लौट आओ, चोर पुलिस का खेल कब तक चलेगा। बढ़ते खबरों में आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि पिछले 10 सालों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि बैंकिंग क्षेत्र का शुद्ध लाभ 3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। यूपीए की शासनकाल में गरीबों के बैंकों के दरवाजे बंद थे। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो खाते थे बैंकों के, वो लोगों के खुलवाए, जिसकी वजह से जो राशि थी वो सीधा बैंक में जाती है और साथ साथ में जो डिजिटल लेन देन है उसको भी बढ़ावा मिला है अगर हम बीते 10 सालों में देखें। और इसी बात का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी उस एक्स पोस्ट में नजर आए और आपकी स्क्रीन पर भी वो पोस्ट है जो पीएम के द्वारा किया गया, जिसमें बताया गया किस तरीके से जो खाते हैं, बैंक का लेन देन है वो बढ़ा है। यूपीए के शासन में, यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब ऐसा कुछ भी नहीं था, गरीबों के लिए बंद थे बैंकों के दरवाजे, लेकिन आज वो दरवाजे खुले हुए हैं। पूजा। और चलिए देखिए, बैंकिंग सेक्टर की क्योंकि बात हो रही है और मुनाफे की बात हो रही है, तो पहली बार 3 लाख करोड़ के पार है बैंकिंग क्षेत्र में मुनाफा। और पिछले 10 सालों की अगर बात करते हैं तो बैंकों की स्थिति अब बेहतर हुई है। किसानों को आसानी से आज लोन मिल रहा है, तो छोटे कारोबारी हैं उनको आसानी से लोन मिल रहा है। इस बात का जिक्र खुद पीएम मोदी भी करते नजर आते हैं कि ना सिर्फ बैंकिंग क्षेत्र में मुनाफा बल्कि आम जन की पहुंच आज बैंक्स तक है। उनको लोन चाहिए तो उनकी बात सुनी जाती है, लेकिन वो हमला बोलते नजर आए कि यूपीए के कार्यकाल में ये सब पॉसिबल नहीं था। लोग दर दर भटकते थे, लेकिन बैंक्स एक गरीब आदमी की सुनवाई नहीं करता था। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। कोलकाता हैदराबाद में फाइनल के लिए जंग, पहला क्वालिफायर आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाने वाला है। कोलकाता के सामने हैदराबाद को एक कड़ी चुनौती होगी, तो ये बड़ी जानकारी है क्रिकेट प्रेमियों के लिए। पहला क्वालिफायर खेला जाएगा कोलकाता के सामने हैदराबाद, अब कड़ी चुनौती इसको माना जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच होना है। नजरें हर किसी की इस मैच पर टिकी हुई हैं। पहला क्वालिफायर आज खेला जाएगा, तो कोलकाता हैदराबाद में फाइनल के लिए जंग तेज होती हुई कोलकाता के सामने हैदराबाद की कड़ी चुनौती इसको माना जा रहा है। और अब आज होना है मैच और हर किसी की इस मैच पर नजरें टिकी हुई हैं। तो धोनी लंदन में करा सकते हैं मांसपेशियों की सर्जरी, रिकवरी के बाद आईपीएल से संन्यास पर वो फैसला लेंगे। तो देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां लंदन जाएंगे धोनी और वहां पर वो ट्रीटमेंट कराते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ लौटकर संन्यास का ऐलान कर सकते हैं, इस पर फैसला ले सकते हैं। ये जानकारी सामने आई है। मांसपेशियों के इलाज के लिए वो लंदन जाएंगे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि अब चेन्नई से आ रही खबर का जिक्र कर लेते हैं। चेन्नई में 7 महीने की बेटी गोदी से गिर गई थी। चौथी मंजिल से गिरकर बच्ची की मासूम बच्ची ट्रोल हुई तो मां ने अपनी जान दे दी। पलक, आपके पास जानकारी? दरअसल गोद से गिरी थी बच्ची, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई और इसके बाद मां ने डिप्रेशन में आकर जान दे दी। दरअसल घटना के बाद से जो राम्या है वो डिप्रेशन और तनाव से जूझ रही थी, उनका इलाज चल रहा था और इसमें जो लोग हैं वो मां को लगातार लापरवाह बताने में तुले हुए थे। इनसे बचने के लिए आईटी प्रोफेशनल पति अपनी पत्नी को लेकर कोयम्बटूर स्थित अपने मायके चले गए थे, लेकिन वहां पर भी ट्रोलिंग चलती रही, डिप्रेशन में वो चली गई और सोचिए सुसाइड जैसा कदम उनके द्वारा उठा लिया गया। सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देना आज़ादी का कड़वा एक सच है, जो कि इस घटना से सामने आया है। चेन्नई में एक महिला आईटी प्रोफेशनल ने सिर्फ इसलिए जान दे दी क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग उसे ट्रोल कर रहे थे। दरअसल ये जो पूरी जानकारी है वो ये है, पूरी खबर ये है कि उसकी 7 माह की बेटी जो कि अपार्टमेंट में चौथी मंजिल से गैलरी में थी, उस समय वो फिसल कर पहली मंजिल के छज्जे पर आ गई थी और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। उस वीडियो पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि बच्चा आखिर वहाँ पर आया कैसे। हालांकि बाद में जब ये वीडियो वायरल हुई उसकी माँ को लोग ट्रोल करने लगे, कितनी बड़ी लापरवाही, आप कैसे बरत सकते हैं। लोग बिना घटना को जाने माँ को जिम्मेदार ठहराने लगे इस पूरी घटना के लिए और डिप्रेशन में वो माँ चली गई और हुआ ये कि उसने सुसाइड को गले लगा लिया। तो एक बड़ी दर्दनाक खबर है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। आलोचना इस हद तक कम से कम ना की जाए कि कोई आदमी इस हद तक मजबूर हो जाए कि उसको अपनी
जान देनी पड़े। ये वाकई एक दर्दनाक मामला है। लोगों को आमतौर पर ये एक बहुत ही आम बात होती है बोलना कि कैसे माँ बाप हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि आप लोगों की ये चुभती बातें किसी की ज़िंदगी पर भारी पड़ गई। रंजना, बिल्कुल, बढ़ते हैं खबरों में आगे। और दुनिया का दूसरा ऊंचा दर्रा लद्दाख में खारदुंगला दर्रे पर 4 किलोमीटर जाम और ज़्यादा ऊंचाई से सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो एक खबर जहां दुनिया का दूसरा ऊंचा दर्रा और जाम यहाँ पर लग गया है रंजना, मतलब इतना ऊंचा दर्रा है तो लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। गर्मियों के मौसम एक तरफ जहाँ चारधाम यात्रा में हम देख रहे हैं कि किस छुट्टियां भी तरीके पड़ से चुकी हैं बच्चों की, तो आमतौर पर लोग निकल जाते हैं फैमिली के साथ। बिल्कुल, लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि जितनी कैपेसिटी पहाड़ी इलाकों की है उससे ज्यादा आप भीड़ लगाएंगे तो फिर अंजाम वो होगा जो हमने 2013 की आपदा में देखा था। और ऐसी कुछ नजारा फिलहाल चारधाम में देखने को मिल रहा है। लगभग ज्यादा साक्षी यहाँ पर 1.5 किलोमीटर तक वाहन फंसी रहे। 1 घंटे में 300 से 400 वाहन यहाँ पर निकल पाए। ऊंचाई पर होने के चलते ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर है, लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही, क्योंकि ये समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो जाहिर सी बात है सांस लेने में समस्या होगी। लेह से खारदुंगला दर्रा 60 से 90 मिनट की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर इनर लाइन परमिट लगता है। और ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर का प्रवेश द्वार भी है। और देखिए पलक, तभी हम कह रहे हैं कि दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है और वहां पर भी अगर जाम जैसी स्थिति है तो ये सोचने पर मजबूर करती है। बहरहाल बढ़ते हैं खबरों में आगे। अगली खबर का रुख करते हैं। गैंगरेप के गुनाहगारों को फांसी की सजा, बेटी को मिला न्याय और फंदे पर लटकेंगे तो मिलेगी आत्मा को शांति। दरअसल भीलवाड़ा कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, जिसके बाद में जो परिजन है वो इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। पूजा, देखिए जाहिर तौर पर गैंगरेप के गुनहगारों को लेकर ये जिक्र है। आखिरकार बेटी को न्याय मिला। गैंगरेप के जो गुनहगार थे उनको फांसी के फंदे पर लटकाया गया। और ये जो मामला है, देखिए बहुत ही विभत्स घटना थी, इतनी दर्दनाक कि अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ज़रा सोचिए कि उस बेटी को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। गैंगरेप के गुनहगारों को आखिरकार फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा और फंदे पर लटकेंगे तब जाकर माना जा रहा है कि कम से कम उस बेटी को न्याय मिलेगा। ये भीलवाड़ा का वो भट्टी कांड है जो बहुत ही दर्दनाक है, भयावह है, जिसको सोचकर भी रूह कांप जाती है। आखिरकार कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो 2 आरोपी थे उनको मौत की सज़ा सुनाई है। बेटी को आखिरकार न्याय मिला है। जो अपराधी है बेटी का, उसे सज़ा दी गई है। फांसी के फंदे पर उसको लटकाया जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे 45 साल बाद जो खुलासा हुआ माउंट बटे की जो हत्या है उसमें सज़ा किसी ने काटी, कोई और था मास्टरमाइंड। मुझे कुछ जानकारी जो मेरे टीम मेंबर्स देने के लिए बोल रहे हैं, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। पलक, आप बताइएगा ज़रा। बिल्कुल, तो 45 साल के बाद ये बड़ा इसमें खुलासा हुआ है। दरअसल इसमें कोई और मास्टरमाइंड था, लेकिन उसकी सज़ा किसी और को मिली है। तो 45 साल के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। माउंट बेटन की हत्या में सज़ा किसी और ने काटी और उसका मास्टरमाइंड कोई और था। तो इस 45 साल के बाद बड़ा खुलासा इसमें रंजना हुआ है। बिल्कुल, तो माउंट बेटन की हत्या की साजिश, और बताते चले आपको कि किसी और ने इस हत्या की साजिश को काटा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर देखिए जांच का विषय है और बिल्कुल जांच पड़ताल लगातार आगे जारी है। और इस बीच कई सारे सवाल अब ये पूरा मामला खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं रंजना। बिल्कुल, तो आज देश के पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और राजीव गांधी को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूजा, देखिए राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। साल 1991 में आज ही की तारीख पर आत्मघाती हमले में उनकी मौत हुई थी और जाहिर तौर पर आज 33वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर एक तस्वीर भी देखी आपने, जब सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी उनको पुष्प अर्पित करने पहुंचे, श्रद्धांजलि दी। दूसरी तरफ पीएम मोदी भी आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें याद कर रहे हैं। और पूजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है, एक एक्स पर पोस्ट किया है, वो आपकी स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने लिखा है ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी माय ट्रिब्यूट्स टू आवर फॉर्मर पीएम श्री राजीव गांधी जी। और वो पोस्ट भी आपकी स्क्रीन पर, उससे पहले हम तस्वीरें भी बता रहे थे जिसका जिक्र आप कर रही थी। तो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी देश के सबसे कम उम्र यानी कि 40 साल की उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री वो थे। उनका भाषण सुनने के लिए घंटों लोग इंतजार किया करते थे। आपको बता दें कि 21 मई 1991 को श्री पेरबंदूर में लिट्टे के द्वारा आत्मघाती बम विस्फोट में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। और राजीव गांधी की मृत्यु के 1 साल के बाद सन 1992 में इसी दिन राजीव गांधी को सद्भावना पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। एक्स पर पोस्ट आपको हम उनका दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जब कांग्रेस के तमाम दिग्गज, चाहे वो उनके बेटे राहुल गांधी हो, वो यहाँ पर पहुंचे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सोनिया गांधी हों,
वो यहाँ पर पहुंचे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और ये तस्वीरें, हर साल 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है और उनके जीवन के बारे में भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जो कि युवाओं के काफ़ी लोकप्रिय नेता थे। उन्हें देश की कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उनका मकसद 21वीं सदी के भारत का निर्माण था और इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने देश के कई क्षेत्र में नई पहल की, जिसमें कंप्यूटर क्रांति सबसे अहम है। 18 साल में युवाओं को मताधिकार और पंचायती राज इसमें शामिल है। राजीव गांधी को देश की कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई और उसके बाद राजीव गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री वो बने और देश के सबसे कम उम्र यानी कि 40 साल की उम्र में बनने वाले वो प्रधानमंत्री थे। और उनका भाषण लोग सुनते थे, लोग पसंद करते थे, घंटों इंतजार लोग किया करते थे। 21 मई 1991 को श्री पेरबंदुर में लिट्टी के द्वारा आत्मघाती बम विस्फोट में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। देखिए, आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उनको चाहने वाले, उनको प्यार करने वाले लोग उन्हें याद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं जो एक्स पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया। तो पीएम मोदी ने जो एक्स पर पोस्ट किया उसकी तस्वीरें आप देखते, साथ साथ मैं कहूँगी कि ज़रा टीम वो तस्वीरें भी दिखाएं जब खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी पहुंचे वीरभूमि पर और उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज देश के पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। वो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। साथ ही साथ इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी दिखाई। देखिए, दो तस्वीरें अब आपके सामने हैं। अब वो तस्वीर वीरभूमि की है जब राहुल गांधी अपने पिता को यहाँ श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा वहाँ पर केसी वेणुगोपाल भी पहुंचे। तो इस तरह से कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं, ये सोनिया गांधी अपने पति और देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्प अर्पित करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा दिल्ली दौरा। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे रोड शो। जनसभा सुबह 10:10 पर रोहतक में उनका रोड शो, दोपहर 12:25 पर जींद में जेपी नड्डा रोड शो करेंगे। शाम के 6 बजे की अगर बात करते हैं दक्षिण दिल्ली में जेपी नड्डा का रोड शो होगा। रात के 8 बजे की अगर बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम दिल्ली में जेपी नड्डा रोड शो करने वाले हैं। तो इस तरीके से देखिए, लगातार अगर आप दिग्गजों की बात करें तो आप देख रहे हैं कि दिग्गज किस तरीके से लगातार बीजेपी के चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच अगर खासतौर पर जेपी नड्डा की बात करते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए आप देख रहे हैं कि इस वक्त किस तरीके से लगातार पूरा जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये कल की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर आप देखिए सुषमा स्वराज की बेटी जो इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, सोमनाथ भारती उनके सामने मुकाबले में हैं, यहाँ पर रोड शो करते हुए नजर आए। और खुद क्योंकि साक्षी कल यहाँ पर पहुँची थी, कल साक्षी जब यहाँ पर आप पहुँची तो आपने क्या यहाँ महसूस किया, किस तरह की हवा है, लोग कितना ज़्यादा किस पार्टी को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं? पूजा, बीजेपी के लिए ये सीट सेफ सीट कही जाती है और लगातार 2014 से, क्योंकि मीनाक्षी लेखी यहाँ से मौजूदा वक्त में सांसद है, उनका टिकट काटकर इस बार बांसुरी स्वराज के ऊपर भरोसा जताया गया है, वो इस बार मैदान में उतरी है, सेफ सीट कही जाती है। तो इसीलिए बीजेपी के लिए एक विन विन सिचुएशन कही जा रही है। लेकिन जैसा कि हम अभी जिक्र भी कर रहे थे कि क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन के साथ में आम आदमी पार्टी के यहाँ पर प्रत्याशी उतारे गए हैं और सोमनाथ भारती यहाँ पर मैदान में, तो मुकाबला बहुत ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इस रोड शो की बात की जाए तो जो भीड़ है वो आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना समर्थन यहां पर बांसुरी स्वराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मालवीय नगर से ये रोड शो शुरू होता है, करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होता है, जिसमें जेपी नड्डा खुद यहां पर बांसुरी स्वराज जो कि दिवंगत नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं, और सुषमा स्वराज जब थी तो उनका विदेश मंत्री के तौर पर जब उन्होंने पदभार संभाला था, उनकी सराहना काफी न केवल नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जो उनकी छवि थी वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के तौर पर थी। और जब हम बांसुरी स्वराज की बात करते हैं तो वो झलक अपनी माता की उनमें जरूर नजर आती है और इसीलिए कहा जा रहा है कि उनका जो जीतने का चांसेस हैं वो ज्यादा है। और एक कारण ये भी है क्योंकि वो एक महिला है, एक महिला चेहरा है और एक यूथ चेहरे की तरह उनको देखा जा रहा है। और बीजेपी लगातार मीनाक्षी लेखी भी एक महिला सांसद रही, बिल्कुल, और इस सीट पर, और इसीलिए भी कहा जा रहा है कि बीजेपी क्योंकि लगातार 4 जातियों का जिक्र करती है, ऐसे में अधिवक्ता हैं तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो अधिवक्ताओं के बीच में और जो लॉ स्टूडेंट्स है खासतौर पर उनके बीच में भी देखी जा रही है। और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि बांसुरी स्वराज एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर इस सीट पर नई दिल्ली में मौजूद है। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली में इस बार कई जो प्रत्याशी हैं वो बदले गए हैं और उनमें एक नाम बांसुरी स्वराज का भी है। बांसुरी स्वराज को इस बार यहाँ से मौका दिया गया और मीनाक्षी लेखी का टिकट वहाँ से काटा गया। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 6 महीने में मांगा हलफनामा।
स्पष्ट सजा नीति में जरूरी और जज के वीके नहीं छोड़ सकते हैं। जज के विवेक पर उसको नहीं छोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है केस जो है इस पूरे मामले में केंद्र से 6 जो महीने हैं उसमें हलफनामा मांगा गया कि आप बताइए स्पष्ट सजा नीति जो है वो ज़रूरी है और इस पर आपको हलफनामा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 6 महीने के भीतर यह हलफनामा मांगा है। कुल मिलाकर आसानी से अगर इस शब्द को समझा जाए तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आप जान रहे हैं पूरा सज़ा का जो पूरा प्रावधान होता है, सज़ के पूरे प्रावधान की अगर बात करते हैं तो उसको लेकर ये हलफनामा मांगा गया है केंद्र से कि आप बताइए।